Namaste friends, Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher and always helping hand to get your degree, that is CA. फ्रेंड्स, आज मैं एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ आया हूँ। मैंने ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, वो है सजेस्टेड आंसर फॉर मई 2019 न्यू सिलेबस FR। सो आज मैं एक ऐसा एनालाइज करने वाला हूँ कि एक सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट निकालती है, जो आप बोलते हो कि सर ऐसा आंसर अगर लिख के आएंगे तो मार्क्स बराबर मिलते हैं, आईसीआई के मॉड्यूल में जैसा आंसर लिखा हुआ है वैसा लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलते हैं, जो आपके माइंड में है वो एक सजेस्टेड है। और दूसरा एक सजेस्टेड मैंने एक स्टूडेंट की FR की नोटबुक ली है, ट्रू कॉपी। वो स्टूडेंट डायरेक्टली मेरा स्टूडेंट में है कि मैं नहीं जानता हूं, बट उसने सिस्टम मेरे फॉलो किए हैं, तो वो मैंने ट्रू कॉपी ली है उसकी। वो मेरे को बाया आई है, उसमें उसके 95 मार्क्स आए हैं। आई रिपीट, जो सीट है उसमें 95 मार्क्स आए हैं। मैं आपको दिखाई दूं एक बार, ये देख लीजिए, 95 मार्क्स उसके सीट में आए हैं। ठीक है, सो ट्रू कॉपी दैट इज वर्सेस योर सजेस्टेड आंसर। जो सजेस्टेड आंसर तुम्हारे माइंड में होता है और आप सोचते हो कि सर ऐसा लिख के आएंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। और इस बच्चे की आइडेंटिटी के लिए मैंने इसका जो फॉर आईसीआई यूज है वो भी हटा दिया है, क्योंकि वैसे तो उसका नॉर्मली कुछ आइडेंटिफिकेशन रहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आईसीआई की यूज के पर्पज से जो नंबर था वो भी मैंने हटा दिया है। राइट, सो आज इस एनालिसिस को बहुत ध्यान से सीखना और पता लगाना कि जो मनोज का FR सिस्टम है, अगर उसको बराबर तरीके से यूज किया जाए तो 80 प्लस क्या 95 भी मार्क्स आ सकते हैं। देखो आपके सामने हैं। इसके लिए ये एनालिसिस कंपैरिजन है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आई नो कि मेरे को मार्केटिंग नहीं आती है, नहीं तो अभी तक जो हमारे महागुरु हैं वहां तक भी मैं पहुंच चुका होता। हाँ, सब लोग समझ गए हैं हमारे, शर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वो मार्केटिंग ना आए, फिर भी मैं चाहता हूं कि जो रियल स्टूडेंट है, जो रियल में जानता है कि मेरे को पास होना है और मनोज के FR का क्या सिस्टम है, जो ये बच्चा 95 मार्क्स लेके आया है। मैंने आपको वापस बता दिया, ये डायरेक्टली मेरा स्टूडेंट है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसने मेरा सिस्टम फॉलो किया है और मैं जो बताता हूं वो फॉलो किया है। वो हो सकता है उसने अपने मन से दिमाग लगा के किया हो, लेकिन मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूं कि मैं जो सिस्टम बताता हूं वो सिस्टम इसने फॉलो किया है। सो नाउ स्टार्ट विद द कंपैरिजन। सबसे पहले मई 19 न्यू सिलेबस, ये देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है न्यू सिलेबस CA फाइनल मई 19 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें उसको 95 मार्क्स FR में मिले हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट, न्यू सिलेबस, ये आप एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं मैं, तो आप चाहो तो जो न्यू सिलेबस के नहीं हैं, ओल्ड सिलेबस के हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। CA इंटर के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ये खाली एक प्रूफ करने के लिए मैंने डाला है कि अगर आप जो आईसीआई को चाहिए, क्योंकि आईसीआई को रट्टू तोता नहीं चाहिए जो वो मॉड्यूल का सेम वर्ड टू वर्ड लिख के वहां पे आ जाएंगे। दे वांट कॉन्सेप्चुअल, दे वांट लॉजिकल, दे वांट प्रैक्टिकल। तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको भी 80 प्लस क्या 95 भी मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये सामने रखे इसलिए मैंने लेके आया हूं कि दोनों का कंपैरिजन करें आपको, क्योंकि ये भी सजेस्टेड है ना यार। अगर बच्चा 95 लाया है तो इसका मतलब ये भी सजेस्टेड जैसा हुआ ना। तो एक सजेस्टेड जो आईसीआई ने दिया है, जो आपको लगता है कि सर ऐसा लिख के आएंगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कई बच्चों को तो मैं बार बार बोलता हूं बेटा FR में 80 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनको विश्वास ही नहीं होता है। तो बोल भाई क्या तेरे आगे के मैं कुछ सर काट के रख दिया तो पता चलेगा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि पहले आप अपने माइंड को एक्सेप्ट करवाओ कि ये पॉसिबल है, लेकिन आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं वो आपको तैयारी करनी है। इसलिए इसको मैं टिप्स नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं क्या बोल रहा हूं, एनालिसिस ऑफ टू सजेस्टेड, वन इज आईसीआई इशू एंड वन इज स्टूडेंट हैज रिटन, जो कि ऐसा सिस्टम जो मैं बताता हूं उसने फॉलो किया है। उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, मैं आपको बताता हूं। लेट स्टार्ट विद द सिस्टम, राइट। सबसे पहले तो ये जो एनालिसिस है इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपके जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करना, आपको ये विश्वास दिलाना कि 80 प्लस FR में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप वो सिस्टम फॉलो करते हो जो लॉजिकल है, सिस्टमैटिक है, और एक एक सम को जब हम 10-10 बार एग्जाम हॉल में करने से पहले करके जाएंगे तो 100% हम एग्जाम में कर पाएंगे बराबर। अब मैंने बहुत सारी टिप्स डाली हैं, उसमें एक ये भी डाला था कि हाउ टू यूज 3 hours 15 minutes ऑफ एग्जाम टाइम।
उसके अंदर मैंने आपको हमेशा बताया था कि यू स्टार्ट विथ ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 2, माने क्वेश्चन 1 है उसको सबसे लास्ट में करना है। फ्रेंड्स आप देखो, इसने सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, माने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको इसने लास्ट में किया है। मैं क्वेश्चन 2 बोलता हूं बट इसने सबसे लास्ट से चालू किया है। उसको 6 छोड़ना था ऑप्शन में, तो उसने 5 के साथ चालू किया और फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे लास्ट किया है, जो कि मैं हमेशा बताता हूं। दूसरी बात, इसका कंपेरिजन में भी सजेशन के साथ करने वाला हूं, जिससे आपको विश्वास होगा कि आप लॉजिकल लिख के आते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। दूसरी बात मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि राइट द आंसर क्वेश्चन नंबर इन द टॉप। ये देखो बच्चे ने लिखा है, टॉप में ही लिखा है सी। मैं रेड पेन ले लेता हूं सो दैट अलग डिफरेंसेस हो जाएगा। और इसमें उसने और छोटी सी कमी की है, वो ये उसको लिखना चाहिए था आंसर टू क्वेश्चन नंबर। हमेशा मैं बर्ड को बोलता हूं बच्चे को, बेटा ये कोने में लिख देते हैं, कई बार वो मिस हो जाता है, हालांकि उसने साइड में भी लिखा है, बट ऑलवेज राइट इन द टॉप आंसर टू क्वेश्चन नंबर। और स्पेशली क्वेश्चन नंबर को थोड़ा अंडरलाइन भी कर दो, जिससे उसको इमीडिएटली नोटिस हो जाए कि ये 5A है, हमने रिवर्स में चालू किया है, लास्ट क्वेश्चन के साथ चालू किया है, तो उसको इमीडिएटली इंटीमेशन हो जाए। दूसरी बात, कई बच्चों को लगता है कि सर राइटिंग एकदम परफेक्ट होगी, क्योंकि मैं अभी अंदर की बातों को कंपैरिजन क्या है मैं आपके पास आने वाला हूं। पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं जो मोस्टली बच्चों के माइंड में होता है, उस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को नेगेटिव बना देते हैं और जो चाहिए वैसा कर नहीं पाते। कई बच्चों का मानना होता है सर राइटिंग बड़ा इफेक्ट होता है, सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। बताइए इस बच्चे की कौन सी राइटिंग अच्छी दिख रही है आपको? दिख रही है? हाँ, कितना सारा इसने किया हुआ है। कोई राइटिंग की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, खाली इतना होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए, और वो अगर है तो तुमको 100% मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो 3 पार्ट यहां पर आ गए हैं मेन, जो मनोज कैफर हमेशा बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है। इस बंदे ने भी सबसे लास्ट में किया, उसने सेकंड की जगह 5th से चालू किया है, उसने 6 को ऑप्शन में छोड़ दिया है। या मे भी हो सकता है 6 भी बाद में करे, लेकिन क्वेश्चन स्टार्टिंग में देख के मेरे को लग रहा है उसने 6 को छोड़ा है, क्योंकि इसको फर्स्ट 5 क्वेश्चन में ही मार्क्स मिले हैं, 6 में मार्क्स नहीं मिला है, मतलब 6 उसने ऑप्शन में ही छोड़ा है। बराबर। दूसरी बात, आंसर टू क्वेश्चन नंबर टॉप में लिखना है। तीसरी बात, आपको राइटिंग मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक मैटर करता है। ठीक है, ये बात आपने एक्सेप्ट कर ली है और इसको आप अप्लाई करोगे अभी, क्योंकि आपके सामने 95 मार्क्स दिख रहे हैं। और अब अपन कॉन्फिडेंस पे आते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस चेक करना बहुत जरूरी होता है। वो जानता है कि बच्चे जो एग्जाम है उसको देख के एकदम डर गया है कि उसने बोला आजा ICI, हाँ मैं रेडी हूं। तो देखो इस बच्चे का कॉन्फिडेंस कि यहां पे आप स्टार्टिंग देखोगे तो कहीं पे भी उसने ऐसा नहीं किया है कि काटा पीटी स्टार्टिंग से चालू कर दी है या कुछ रॉन्ग हो गया है। उसने लाइन भी ड्रॉ नहीं किया। देखो काफी सारे लोग पेन पेंसिल से एकदम प्रॉपर लाइन खींचो, अच्छी बात है, लेकिन आप पेन से ही खींच दीजिए। पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है कि पेंसिल आप अच्छे से लाओ और फिर उसके बाद में लाइन ड्रॉ करो। अरे बेसिक तरीके से लाइन खींच दे, वो भी काफी है। बराबर। तो कॉन्फिडेंस कैसा होता है, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, प्लस थोड़ा ओपन लिखना चाहिए। देखो इसने पैरा छोड़े हैं बार बार, इंडेस इनके रेफरेंस डालो, क्योंकि ये क्या है, इंडेस के नाम पता है तो बंदे को पता चलता है कि इंडेस को नॉलेज है। आर यू अंडरस्टूड? प्लस मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप इंडेस का आंसर लिखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन लिखो बिफोर राइटिंग द फाइनल सॉल्यूशन। जिससे क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको एक आइडिया मिलता है कि बच्चे को किस लेवल की नॉलेज है। अगर आंसर में आपने कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दिया हो तो भी आपको वो मार्क्स देगा। ओके, सो ये बेसिक चीजें जो मैं हमेशा बोलता हूं आपको अप्लाई करना है, और इस बच्चे ने अप्लाई किया है। राइट, अब आगे आते हैं अंदर की बातों पे। काफी सारे बच्चे क्या मानते हैं कि सर हम मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखेंगे, इसका लैंग्वेज लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। आप मेरे को एक क्वेश्चन बता देना इस बंदे ने जो मॉड्यूल का डिट्टो सेम किया हो। इसने अपने तरीके से किया है और स्टेप वाइज किया है। उससे क्या हो रहा है कि जो मार्किंग है उसको देखो, आप मार्किंग बताऊं, मैं आपको बोलता हूं ना कि वर्किंग नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके कैलकुलेशन करके उसको दिखाओ वर्किंग नोट में। स्टेप बनवाता हूं, जैसे वो स्टेप इनडायरेक्टली वर्किंग नोट बन रहे हैं तुम्हारे, तो आप मार्क्स देखो, उसको स्टेप वाइज दिए हैं कि इस चीज का इतना मार्क्स मिला है, इस चीज का इतना मार्क्स मिला है, इसका 1, इसका हाफ मार्क्स, इसका 1.5 मार्क्स, जो भी है। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक में मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो जितने आप वर्किंग नोट बनाओगे, जैसे आपको मैं कई बार वो CFS में बोलता हूं कि क्रॉस चेक भी कर लो एक बाजू में, किस लिए कि एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ में कहीं प्री पोस्ट में गड़बड़ तो नहीं कर दिए। तो वो क्रॉस चेक करने के लिए एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बनाओ, क्रॉस चेक ऑफ द नेटवर्थ। क्योंकि फ्रेंड्स जितनी जगह आप वर्किंग नोट बना रहे हैं, आप देखो यहां पर इसका कोई भी ऐसी जगह है जहां पे उसको मार्क्स नहीं दिए गए, क्योंकि जो वर्किंग नोट है उसका एक फिक्स मार्क्स है। जैसे आधा आधा मार्क्स आपने बांट के रखा है, आप देखो ध्यान से, सब जगह उसने हाफ हाफ मार्क्स दिया है। तो जितने भी वर्किंग नोट बनाए हैं, हर एक वर्किंग नोट को उसका हाफ मार्क्स मिला है। अंडरस्टूड?
सो इसके लिए ऑलवेज मेक वर्किंग नोट एज मैक्स यू कैन। ओके, अब अंदर की बातों से पहले एक बार मैं पूरी आंसर की तरह घुमा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जैसे देखो, कई बच्चे होते हैं जो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। मैं बताता हूं कि हमको पता है हमारे माइंड में फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी अगर उसको लिख दिया जाए तो क्या जाता है, डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करके फटाक से निकाल देते हैं। आंसर लिख दिया, अरे उसको थोड़ा जगह तो दो जहां पे वो बोले कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है। सो राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब क्या होता है, लॉजिक के बेस पर फॉर्मूला बना होता है। जब सीखो तब लॉजिक की तरह सीखो, लेकिन एग्जाम में उसको प्रॉपर वे में राइट करके लिखो। अंडरस्टूड? चाहे वो शेयर बेस्ड पेमेंट का हो या फिर किसी भी चीज का हो। जैसे आपको कई बार मैं कैलकुलेशन बोलता हूं शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर, तो वहां पे अपन को नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, हाँ, कितने ऑप्शन लिए हैं उसको, कितने ऑप्शन ग्रांटेड किए हैं, मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है, कितने लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो उन सब का एक्सप्लेनेशन का अपन को एक फॉर्मूला बेस में लिखने से उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, सामने वाले को समझता है। प्लस थोड़ा ओपन लिखो, लीव 1 और 2 लाइन बिटवीन दैट पीरियड। जिससे क्या होता है कि अपन जब कोई कर रहे हैं, अगर गलती से कोई मिस्टेक भी हो गई तो हम उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, और 1-2 लाइन छोड़ना अलाउ होता है। इससे प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, भले राइटिंग तुम्हारी खराब हो तो भी प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ऐसे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आप देखते जाइए किस तरीके से बंदे ने, कहीं पे भी उसने काटा पीटी ऐसी नहीं किया जिससे बंदे को ये लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं है। सो कॉन्फिडेंस फुल झलक रहा है एकदम। आप देखते जाइए, राइटिंग कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हर जगह वर्किंग नोट बनाए हैं, हर जगह कैलकुलेशन किया है। अब देखो एंट्री में भी उसने लाइन भी नहीं ड्रॉ किया है, फिर भी उसको फुल में से फुल मार्क्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि एंट्री बराबर है। कई लोग नरेशन नहीं लिखते हैं। देखो नरेशन का क्या वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे नरेशन नहीं होता आपको वो आधा मार्क्स उड़ा देता। तो आपको पता है, आपको एंट्री पास किया तो नरेशन भी लिख दो तो क्या जाएगा, लेकिन अपन जब प्रैक्टिस करते हैं कभी नरेशन नहीं लिखते हैं, तो एग्जाम में कहां से याद रह जाएगा। तो अपन जानबूझ के अपने मार्क्स कटवाते हैं ना, फिर बोलते हैं हमने तो मॉड्यूल का सिस्टम फॉलो नहीं किया इसलिए हमारे मार्क्स काट दिए। अरे थोड़ा सा जो आईसीआई को चाहिए वो अपनी घर पे भी हैबिट बनाओ। मैं आपको क्या बोलता हूं, जितने भी क्वेश्चन करो यू डू लाइक अ डूइंग एन एग्जाम। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज नॉट लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका मैक्सिमम 5% 10% टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी जो एग्जाम हॉल में हमको एक्चुअल में करना है। तो इसके लिए ट्राई करो कि आप घर पे जब कर रहे हो तो बेसिक चीजों का ध्यान रखो। आज ऐसे ही मैं ऑनलाइन सेशन चालू था मेरा, तो काफी सारे बच्चों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह बनाना बंद कर दिया था। सीएफएस का ये सिस्टम बना रहा था मैं। बाद में फिर मैंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा चल तेरे को फॉर्मेट पूरा पता है ना, तुम 10 बार बना लिया, चल बोल मेरे को एक बार फॉर्मेट। अच्छा बोलना चालू किया तो हर बार लग गया, यहां अटक गया वहां अटक गया। तो मैं बोलता हूं अगर हर बार फॉर्मेट बना दोगे तो क्या जाएगा यार, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे चलेगा, लेकिन उससे एक्यूरेसी तो आएगी, कॉन्फिडेंस तो आएगा, तो व्हाई वी नॉट। तो ट्राई करो फ्रेंड्स कि जैसे एग्जाम में करने वाले हो वैसा ही आप यहां कर रहे हो। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो नरेशन प्लस उसने नोट, जो भी उसने अजम्पशन किया है, जो भी उसने माना है, उसको उसने नोट लगा के मेंशन किया है कि देखो मैंने ऐसा किया है। मैं डिटेल में अंदर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं जिससे आपको फटाफट पता चल जाए, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे बच्चे इस पूरी वीडियो को अगर मैं एक्सप्लेन करूं पूरा का पूरा बैठने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। सो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी उसने जो सिस्टमेटिक वे बनाया है। अब देखो इसकी भी मिस्टेक भी हुई होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्क्स 5 उसके कटे हैं तो मिस्टेक की वजह से कटे हैं। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती काट दिए, क्योंकि या तो उसको मार्क्स देने के लिए जगह नहीं मिली होगी, वर्किंग नोट की कमी रह गई होगी या कुछ और कमी रह गई होगी, अदरवाइज इंस्टीट्यूट पूरे में से पूरे मार्क्स देता है। बराबर। चलिए और देखते हैं आगे। ये देखिए कई लोग बोलते हैं कि ये पीटीओ मत लिखिए। अरे आप इस चीज को क्यों मेंशन नहीं करना है, तो क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर अभी यहां खत्म नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट पेज पर है। तो इफ यू हैड मेंशन पीटीओ तो प्रॉब्लम क्या है। सो इसके लिए आप ट्राई करो कि आपने अगर कोई नेक्स्ट आंसर आपने छोड़ा, जैसे ऐसे 2-3 लाइन छोड़ दी, यहां पर आपने देखो, यहां पे ध्यान से देखोगे तो 2-3 लाइन उसने छोड़ दी है, तो कहीं ऐसा ना समझ ले एग्जामर के जरिए आंसर खत्म हो गया। भैया पीटीओ पलट के देख ले जरा, आगे भी आंसर अवेलेबल है मेरा। अब वो आंसर रॉन्ग हो गया उसका, अलग बात है, इस वजह से उसके मार्क्स कटे हैं इसमें, नहीं तो मार्क्स वो भी नहीं कटते। आप सोचो 95 मार्क्स आए हैं तो 95 में से और भी उसके ये जो उसने काटे हैं वो काट नहीं करते तो उसके 100 भी हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिस्टेक हुई है इसलिए मार्क्स काटे हैं, अपने मन से इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काटता है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। तो फ्रेंड्स बनो, ऐसे बनो आप भी, क्योंकि क्या है, माइंड को जब तक अपने एक्सेप्ट करने वाला नहीं बनाएंगे, जब तक अपने माइंड को ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम जो लॉजिकल है वो देख के आएंगे तो मार्क्स देने वाला है वो, ऐसा अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके तो आईसीआई देगा फ्रेंड्स। देखिए फिर उसके सप्लीमेंट्री भी चालू हो गए हैं। यहां पर 4 है क्वेश्चन,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आप देखिए कहीं पे भी बंदे की काटा पीटी ऐसी नहीं है कि कहीं पे भी कॉन्फिडेंस हिलमिला रहा हो, उसका एकदम सिस्टमेटिक वे में चालू हो गया है, फिक्स माइंड में स्टेप्स बना के रखी हुई हैं और सॉल्व करता जा रहा है। सो दिस इज व्हाट एक्यूरेसी जो आपको सामने दिख रही है। और कोई भी, मैं आपको कोई भी सजेस्टेड आंसर के साथ टैली करवाऊंगा, तुम जो भी आंसर आए तुम चेक कर लेना, एक भी आंसर ऐसा नहीं होगा जो सजेस्टेड के साथ डिट्टो टैली हो, एक भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी 95 मार्क्स आए ना। क्योंकि फ्रेंड्स ये में रट्टू तोता नहीं चाहिए उसको कि तुम वहां कर, उसको चाहिए लॉजिक, उसको चाहिए कॉन्सेप्ट कि आपको बराबर आता है कि नहीं, ये प्रूव कर दीजिए तो हो गए मार्क्स बराबर। एक बार मैं फटाफट निकलता हूं फ्रेंड, जरा जल्दी जल्दी। जितनी भी आप खाली जगह छोड़ते हो आप ट्राई करो उसको कैंसिल कर दो। हाँ देखो जैसे यहाँ पर उसने जगह छोड़ी है, लेकिन उसने बोला है पेपर खत्म नहीं हुआ भैया, प्लीज पीटीओ नेक्स्ट पेपर पे आ जाइए। और इसने बीच में जो जगह छोड़ी है वो उसको नहीं छोड़नी चाहिए, ये आप याद रखना। क्योंकि खाली पे जब हम छोड़ देते हैं ये सोच के कि हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, वो जगह पे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जहां करना चाहो वहां कर दीजिए, तो खाली पेज मत छोड़िए फ्रेंड्स। हाँ जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे भी अच्छे हो सकता है उसमें और अच्छा ही करिए बराबर। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से उसने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और जहां तक हो सकता है उसने ट्राई किया है कि मैं जितना है उतना एक्सप्लेनेशन लिख दूं। जैसे भी देखो इसने स्पेस में भी लिख दिया है जो जिधर वाली जगह है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या हुआ, क्योंकि ये क्या है एक एक्सप्लेनेशन है जो उसने मेंशन कर दिया है। तो उसको ऐसा क्यों नहीं चाहिए कि आपने ये स्पेस था उसमें कैसे लिख दिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहीं भी लिख दिया, दैट इज ओके बराबर। सो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से उसने सारा का सारा सिस्टम फॉलो किया है, फिक्स स्टेप फॉलो किए हैं, और एकदम कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक झलकता जा रहा है, कहीं पे भी काटा पीटी नहीं है, और कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो वर्ड टू वर्ड सजेशन के साथ टैली हो। हाँ लॉजिक के साथ 100% टैली हो रहा है, और जो मेन आंसर है वो भी टैली हो रहे हैं, लेकिन जो वर्ड टू वर्ड लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वैसा नहीं होता है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप जो स्टेप बताते हो फिक्स स्टेप, स्टेप 1 2 3, अगर वो वैसा आईसीआई ने एक्सेप्ट नहीं, अरे क्यों नहीं करेगा, आपको पता है आईसीआई को ये चाहिए कि आप लोग ऐसे, क्योंकि आप सीए बनने के बाद क्या करोगे, आपको पता रहना चाहिए कि जिस लेवल का आपको आईसीआई बनाना चाह रहा है, अगर उस लेवल का आप उसको बना के अभी प्रूव करके दे दोगे, एग्जामिनर बोलेगा जा भाई सीए बन गया, तू भी हमारा मेंबर बन गया है, हाँ तेरे को भी एडिशन ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स यू कैन सी द एंटायर नोटबुक, उसने जो ट्रू कॉपी दी है फाइनली। ये देखिए इसमें जो लास्ट का कंसोलिडेशन है उसने लास्ट में सॉल्व किया है, इसमें उसको 14.5 मार्क्स मिले हैं, जबकि इसमें 16 मार्क्स का था आई थिंक ये, तो 16 में से 16 भी लाए जा सकते थे। इसमें भी उसके जो मार्क्स कटे हैं वो क्यों कटे हैं, क्योंकि उसको एग्जामिनर को मार्क्स देने को ही नहीं मिले। ये देखिए उसने वर्किंग नोट जो हैं खाली 6 ही बनाए हैं, तो उसने एक वर्किंग नोट में उसको हाफ मिला, एक में उसको 1 मिला, ऐसे करके उसके मार्क्स जो हैं उसको मिल नहीं पाए कि वो और मार्क्स कहाँ पे दे। तो आप जब स्टेप बनाते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो वहां पे क्या उसको जगह मिलती है कि हाँ भाई इसको मार्क्स यहाँ पे दिया जा सकता है, इसको मार्क्स यहाँ दिया जा सकता है। सो ऐसे आप जब वर्किंग नोट में उसको प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर को पूरे 16 के 16 मार्क्स देने को तुमको मिल जाएगा। ओके सो ये तो रहा एक सजेस्टेड आंसर जो रियल है, जिसमें बच्चे को 95 मार्क्स मिले हैं। अब मैं लेके चल रहा हूं आपको आईसीआई का सजेस्टेड में, जरा फटाफट आ जाते हैं। ये देखिए आईसीआई का सजेस्टेड मैंने ओपन कर रखा है, एकदम जचा हुआ, बढ़िया से लाइनें वाइनें खिंची हुई, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर पैसा लिख के आओगे तब जाके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ लीजिए, जो आईसीआई ने दिया है उसके हिसाब से एक्चुअल में हम जब करने जाएंगे तो हम अपने दिमाग से अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, हम एक कोई पर्टिकुलर पेज को भी याद नहीं कर सकते। इसके लिए लॉजिकल बराबर है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि यहां पर भी उसने वर्किंग नोट बना के दिया, देखो यहां से उसने वर्किंग नोट बनाए थे ना 1 2 3 4 5 6 7, तो आप जितने वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाओगे, ये जो नोट लिखोगे, अजम्पशन लिखोगे, ये भी क्वेश्चन है, आंसर भी इसका चालू होएगा, जितने आप अजम्पशन लिखोगे, जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसका एक मेंशन करोगे कि भाई ऐसा है, ये है, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये इसका आंसर सजेस्टेड आंसर नंबर यहां से चालू हुआ है क्वेश्चन 1 का, राइट। तो क्वेश्चन 1 का जो पहला था वो 16 मार्क्स का था, आइडेंटिफाई द मिस्टेक वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो अब ये जो है उसमें एनालिसिस में उसने स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या क्या रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसने बैलेंस शीट बना दी और उसका फॉर्मेट बना दिया, जो भी सिस्टम है वो कर दिया। तो अब मैं आपको एक आंसर ऐसा लेता हूं जो हम वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं कि उनके साथ कितना मैच खाता है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अपन ले लेते हैं रैंडमली, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जहां पर इसमें अपन इसका क्वेश्चन लेते हैं सीएफएस का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। सो सीएफएस का क्वेश्चन नंबर है इसमें
2A क्वेश्चन जो है वो CFS का है, जो कि कितने मार्क्स का पूछा गया है, 15 मार्क्स का पूछा गया है, राइट। सो आप देखिए जरा, ये क्वेश्चन है 2A आपके सामने। इसका पहले सेशन आंसर देख लेते हैं अपन लोग, सेशन आंसर क्या है, सो दैट आपको एक आइडिया मिलेगा। जैसे काफी सारे बच्चों का मानना होता है कि सर बैलेंस शीट पहले बनाना चाहिए, बैलेंस शीट पहले बनाने से ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए आप सेशन आंसर में देखोगे तो भाई साहब ने बैलेंस शीट पहले बनाई है, तो सब लोग बोलते हैं सर बैलेंस शीट पहले बनाओ तब मार्क्स मिलेंगे। अभी आपके सामने जो सजेस्टेड जिसमें बच्चे को 14.5 मार्क्स मिला हुआ है वो दिखाते हैं क्या उसने पहले बैलेंस शीट बनाई है। हमारा स्टेप 1 एनालिसिस ऑफ नेटवर्क के साथ हम जब करते हैं वो सिस्टम के हिसाब से स्टेप 1 वर्किंग नोट होता है, जबकि सजेस्टेड में हमेशा बैलेंस शीट पहले बनाई जा रही है। तो बच्चों को लगता है सर बैलेंस शीट पहले नहीं बनाई इसलिए मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको पहले ये पूरा दिखा दूं, फिर आपको मैं सजेस्टेड आंसर जो उस बच्चे का है वो दिखाते हैं, राइट। तो भाई साहब ने पहले बैलेंस शीट बनाई है जो कि रियल सजेस्टेड आंसर है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं जिसमें उसने प्रॉपर्टी गुडविल सबका नोट्स टू अकाउंट बना के दिया है, राइट, जो वर्किंग नोट की तरह हमको भी बनाना चाहिए, इसमें हमको मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। फिर उसने इक्विटी एंड अदर कैपिटल, फिर अदर इक्विटी, इस सब का कैलकुलेशन किया है। फिर वर्किंग नोट बनाए हैं, एनालिसिस ऑफ वैल्यू वगैरह वगैरह सब करके, और वर्किंग नोट में गुडविल और मशीनरी का, प्लांट मशीनरी का, कंसोलिडेशन का 6, फिर नेट असेट्स ऑफ एसआर लिमिटेड इन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो उसने निकाला है, और यहाँ पे फाइनली ये खत्म हो गया, राइट, गुडविल के अमाउंट पे वो खत्म हो गया, राइट। सो आप देख सकते हो इतने कितने सारे वर्किंग नोट बनाए, तो वो आप सीख सकते हो कि हम जितना हो सकता है एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बनाते हैं, नोट टू अकाउंट बनाते हैं, वो आप कर सकते हो, लेकिन पहले बैलेंस शीट करना ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। नाउ लेट्स सी द उसका आंसर। ये देखिए क्वेश्चन 2 निकाल के रखा है मैंने, क्वेश्चन 2A, सो दैट हम अंदर की बात में थोड़ा सीख सकें। उसने वर्किंग नोट नंबर 1 के साथ चालू किया है, कैलकुलेशन ऑफ द covering amount of plant and machinery on 1/10/2017 and the amount of the revaluation। देखो कई बार आपको पढ़ने में भी हो सकता है हिचकिचाहट आ जाए, लेकिन फिर भी कहीं पे भी एग्जामर ने नहीं काटा है कि भाई इतने मार्क्स उसके काट दिए जाए। तो उसने सबसे पहले कैलकुलेशन किया है कि जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसका कैलकुलेशन करके मैं दिखाऊं कि इतने का रिवैल्यूएशन अमाउंट आया है। तो देखो जैसे ही उसने सरप्लस लिखा 1 मार्क्स मिल गया। मैं जब भी बोलता हूं बच्चे को एनालिसिस करते टाइम पर अगर रिवैल्यूएशन है तो उसका एक वर्किंग नोट बनाओ, उससे क्या होगा, वो वर्किंग नोट पर उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देने को मिलेगा। अंडरस्टूड। सो देखो यहां पर उसने कोई बैलेंस शीट के साथ चालू नहीं किया है, उसने अपने सिस्टम के हिसाब से चालू किया, वो भी उसने बना रखा होगा अपने हिसाब से, लेकिन जो चीजों की रिक्वायरमेंट है स्टेप 1 के साथ ही कैन स्टार्ट, और उसके अकॉर्डिंग जहां वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी उसने वर्किंग नोट अलग से बना सकते हैं। अब उसने वर्किंग नोट के साथ चालू कर दिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन नेट असेट्स। ये चेंज इन नेट असेट्स में क्या क्या चेंज हुआ है उसके हिसाब से वो प्री पोस्ट जो कैलकुलेशन करते हैं वो उसने चेंज करके प्री पोस्ट का कैलकुलेशन दिखा दिया, राइट। तो ये 110 तक का हो गया और ये उसके बाद का हो गया, तो ये प्री पोस्ट का कैलकुलेशन कर दिया। फिर जो डिविडेंड वगैरह की कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ता है उसका वर्किंग नोट अलग बनाया उसने। फिर रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन करने के लिए देखो इधर की साइड घुस गया वो, लेकिन नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कोई ये नहीं होता है कि आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, यहाँ लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामर को समझ आना चाहिए कि तुमने बराबर किया है। ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको ये बिलीव करना है कि आपका नॉलेज चेक करना है एग्जामर। आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आप बोलोगे नहीं हम तो ऐसा लाइन खींचेंगे तो मार्क्स मिलेगा, ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने लॉजिक क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। फिर आगे जाते हैं, ये देखिए इसने 2 करके ऐसे 4 मार्क्स यहाँ पे अलॉट कर दिए हैं। फिर वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल, जैसे हम स्टेप 2 के अंदर बनाते हैं, राइट। तो गुडविल का कैलकुलेशन, फिर जो भी उसने नेक्स्ट निकाला है एनसीआई की वैल्यू निकाली है, और फिर इक्विटी पोटेंशियल इक्विटी शेयर वगैरह निकाले हैं, और फाइनली उसने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है जो हम सबसे लास्ट में बनाते हैं। आपने देखा होगा स्टेप 1 हमारा एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ होता है, स्टेप 2 में सबकी वैल्यूएशन निकाली जाती है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अपना कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिटर्न अर्निंग, एनसीआई की वैल्यू वगैरह वगैरह, और लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं स्टेप 3 में। तो देखिए लास्ट में बैलेंस शीट बनाई इसने, और बैलेंस शीट इसकी फर्स्ट शॉर्ट में टैली भी हुई है, और बैलेंस शीट के खाली 3 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। आप समझ सकते हो कि एक्स्ट्रा चीजों के कितने मार्क्स होते हैं। आप खाली उसी पे फोकस करते हो कि इंस्टीट्यूट ने पहले बैलेंस शीट बनाई, हम पहले बनाएंगे भाई, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर तो स्टेप पर बनवाते हैं पहले, सर तो वर्किंग नोट बनवाते हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामर को वो चाहिए कि आपकी नॉलेज क्या है। तो फ्रेंड्स ये फाइनली उसके मार्क्स अलॉट किए गए हैं इसमें, और ओवरऑल इसमें कितने मार्क्स हुए हैं उसके, आई थिंक 14.5 मार्क्स इसको मिले हैं। एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट पे सेकंड 2A में कितना मिला है, राइट। तो 2A के अंदर
यस, 2A में 14.5 मार्क्स उसको मिले हैं। और ये जो आया है वो आप देखो कहीं ना कहीं 14.5 मार्क्स आउट ऑफ 15 ही हैड स्कोर। उसने बैलेंस शीट पहले नहीं बनाई, जो आपका माइंड में होता है। उसने प्रेजेंटेशन के लिए उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन उसने इधर घुसा दी उधर घुसा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये जस्ट एक मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो आईसीआई की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप लॉजिकल करते हो, एज पर जो आईसीआई को समझ आ जाए कि हाँ भाई आपका इंटेंशन क्या है, बाकी के पहले ये किया बाद में ये किया, वर्क नोट बनाया, स्टेप बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो एरिया चाहिए कहाँ मार्क्स दे सके, और तुम्हारी नॉलेज चाहिए। क्योंकि आपके सामने है फ्रेंड्स 95 मार्क्स बच्चे के आए हैं, और मैं आपको बोल सकता हूँ कि अब 80 प्लस नहीं, आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। उसके मार्क्स जहाँ कटे हैं वो भी आपको पता है कि ये मिस्टेक हुई इसलिए, नहीं तो वो 5 मार्क्स भी नहीं कटते उसके। तो इसके लिए आप उसको अप्लाई करिए फ्रेंड्स। आपको इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि यह है जो मनोज का एफआर है वो उन्हीं को समझता है, उन्हीं को लॉजिक समझता है जो उस 10% कैटेगरी में आते हैं जो पास होने वाले हैं। मैं जानता हूं मैं मेजॉरिटी में नहीं हूं, क्योंकि 90% फेल्योर लोगों की मेजॉरिटी है, बट मैं ये चाहता हूं कि वो 90% अभी कन्वर्ट हो जाएं और वो बोले कि नहीं सर अब हम 90% पास वाली कैटेगरी में आ गए हैं। तो इंस्टीट्यूट को भी झक मार के अपना रिजल्ट बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप आगे आइए फ्रेंड्स, समझिए आईसीआई को क्या चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। आईसीआई को कोई रट्टू तोता नहीं चाहिए, उसको लॉजिकल बंदा चाहिए, उसको ऐसा एक्सप्लेनेशन वाला बंदा चाहिए जिससे वो बोले कि यार इस बंदे की आंसर देख के मन खुश हो गया। कहीं पे भी काटा पीटी नहीं करिए। इसके लिए कब होगा ऐसा, जब आप सेम चीज को 10-10 बार करोगे, तब जाके इतना कॉन्फिडेंस वहां पे आएगा तुमको। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिए, नरेशन लिखने का, हाँ, या जहां पे भी जो भी वर्क नोट बनाने का मौका मिलता है बना दो। ये समझ लो एक वर्किंग नोट मतलब 1 मार्क्स पक्का हो गया। तो ट्राई करो जितना वर्किंग नोट बना सकते हो, और जितना आप एक्स्ट्रा कुछ भी दे सकते हो एग्जामर को अपनी नॉलेज के हिसाब से, और उसको कोई मामू बनाने की कोशिश मत करो। उसका जो अपना रिक्वायरमेंट है वो उसको बताते जाइए, अपने अकॉर्डिंग उसको देते जाइए, जो आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे आपको टाइम बच सकता है। जैसे नोट टू अकाउंट, हम कई लोग नोट टू अकाउंट बनाना जबरदस्ती उसके पेज भर देते हैं। नोट टू अकाउंट अगर आपको लगता है कि खाली 2 ही फिगर है उसमें ऐड करना है तो बाजू में ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम, चलता है। लेकिन जहां वर्किंग नोट की जरूरत है वहां वर्किंग नोट बराबर बना के दो। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने ट्राई किया है आपको ये एनालिसिस करके, आईसीआई सजेस्टेड वर्सेस अवर सजेस्टेड, और मनोज का एफआर सजेस्टेड यही है कि आपको जो लॉजिकल है वो करिए, और आईसीआई आपके साथ में है, आईसीआई कोई आपके दुश्मन नहीं है। बस उसको जो चाहिए वैसा आप दीजिए फ्रेंड्स, आपका भी एक सजेशन आंसर बन जाएगा। और हो सकता है एक दिन मैं आपकी आंसर भी सामने लाके बताऊं कि देखिए ये बच्चा भी जो सजेस्टेड आंसर आईसीआई ने दिया है उससे भी अच्छा सजेस्टेड आंसर इसने दे दिया है। बराबर फ्रेंड्स। सो अपने माइंड से जो फालतू की दुविधा है, या जो फेल्योर लोग आपको बार बार बोलते हैं कि हाँ आईसीआई के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, आईसीआई का आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग हमको जाना चाहिए, पहले बैलेंस शीट बनाना चाहिए पहले, ये सब वो नहीं होता है फ्रेंड्स। सब लॉजिकल है, आप लॉजिकल करिए, अपने नॉलेज को शेयर करिए, एग्जामर आईसीआई आपको आगे होकर मार्क्स देगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। मैंने ट्राई किया है मेरा बेस्ट आपको देने की। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि सर इसमें ये चीज़ हमको एनालाइज कर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि आपको प्रैक्टिकल रहना है और अपने आप पे फेथ रखना है। जिंदगी में कभी भी भूल से भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। गॉड तुम्हारे साथ होगा, गॉड तुम्हारी 100% हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक वंस इफ यू लाइक इट। और अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।